नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 15 और 16 सितंबर की काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं की, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 17 सितंबर एज अ प्रजापालना डे। तो प्रजापालन दिवस के रूप में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 17 सितंबर को मनाने की घोषणा की है? तो बिल्कुल स्टेट का नाम याद रखिएगा, तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक समय पर हैदराबाद नाम के देसी रियासत के हिस्से हुआ करते थे। और दोस्तों, आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद इन देसी रियासतों के पास तीन ऑप्शन थे कि वो चाहें तो इंडिया में मर्ज हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में मर्ज हो जाएं, या तो फिर वो अपने को एक स्वतंत्र देश के रूप में भी घोषित कर सकते हैं। इन्हीं ऑप्शंस के चलते हैदराबाद का जो निजाम था वो कहीं न कहीं अपने को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन हमारे देश के जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उनकी दूरदर्शिता और हमारे पुलिस कार्रवाई की वजह से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो हैदराबाद जो है एक राज्य के रूप में भारत का जो हिस्सा बना था वो 17 सितंबर 1948 को बना था। और इसके लिए बाकायदा हमारी जो पुलिस कार्रवाई हुई थी, या फिर इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ये बहुत बार एसएससी पूछता है कि हैदराबाद को किस कार्रवाई या फिर किस ऑपरेशन के द्वारा इंडिया में मर्ज किया गया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो। तो ये 17 सितंबर को ही हैदराबाद इंडिया में मर्ज हुआ था। इसीलिए इस तारीख को चाहे वर्तमान तेलंगाना सरकार हो या इसके पहले की तेलंगाना सरकारें हों, वो किसी न किसी डेट के रूप में मनाती रही हैं। तो फिलहाल तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 17 सितंबर को हम लोग एज अ प्रजापालन दिवस मनाएंगे। तेलंगाना की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो हैदराबाद देसी रियासत था, इसका नाम चेंज करके इसको आंध्र प्रदेश किया गया। और आप एक चीज और याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। 1953 में तेलुगु वासियों के लिए, या फिर कह लो कि तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए, भारत का पहला जो स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश था, और उसका ही पार्ट तेलंगाना हुआ करता था। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अगर आप मैप को देखो तो पहले ये पूरा का पूरा जो एरिया था, ये पूरा का पूरा एरिया आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2 जून 2014 को इस पूरे एरिया का बंटवारा किया गया, और इधर का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा तेलंगाना कहलाया, और जो बच गया हिस्सा इसका नाम आंध्र प्रदेश रह गया। चूंकि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक थे जब, तो उनकी जो ज्वाइंट कैपिटल थी वो हैदराबाद थी। लेकिन बंटवारे के बाद क्या हुआ कि ये जो हैदराबाद सिटी है ये तेलंगाना के हिस्से में चला गया। तो आज अगर हम बात करें कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा हैदराबाद। और मैंने अभी बताया कि ये आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो ये 2 जून 2014 को अलग हुआ था। इसीलिए आप देखोगे कि हर साल 2 जून को हम लोग तेलंगाना दिवस भी मनाते हैं। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि तेलंगाना जब 2 जून 2014 को एक नया स्टेट बना था, तो वो उस समय इंडिया का 29वां स्टेट था। तो कई बार अभी भी एसएससी क्या कर रही है, आपसे एग्जाम में पूछ ले रही है कि भारत का 29वां स्टेट कौन बना था, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा उसका नाम है तेलंगाना। लेकिन अगर हम करंट में देखें कि इंडिया में कितने स्टेट हैं टोटल, तो इस समय टोटल 28 हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को स्टेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। तो वहां पर हमारा जो 29 स्टेट एक समय हुआ करता था 2014 में, वो घटकर 28 हो गया। तो इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं। लेकिन 2 जून 2014 को जब तेलंगाना बना था तो वो भारत के 29वें राज्य के रूप में बना था। तो यहां से भी क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। Recently, where was the BRICS National Security Advisor meeting held?
यानी कि ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक रिसेंटली कहां पर हुई। तो पहले तो एक चीज आज के वीडियो में तुम लोग अच्छे से जान लेना दोस्तों कि इस बार ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी बैठक होगी, बिल्कुल, चाहे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल्स हो, चाहे ब्रिक्स खेल फेस्टिवल हो, या ब्रिक्स के शिखर नेताओं का बैठक हो, या फिर ब्रिक्स का कोई भी मीटिंग, चाहे सुरक्षा सलाहकारों का हो, चाहे मंत्री वित्त मंत्रियों का हो, यानी कि ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी मीटिंग इस बार बिल्कुल याद रखिएगा वो रसिया में होगा, क्योंकि रसिया इज द करेंट चेयर ऑफ ब्रिक्स एंड विल होस्ट ऑल रिलेटेड मीटिंग्स इन 2024। और इसमें जो सबसे बड़ी मीटिंग होगी जिसको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहा जाएगा वो 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 को रसिया के कजान में आयोजित किया जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर आपके सामने करंट अफेयर में ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी मीटिंग वगैरह दिख रहा है और पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स का इस बार मीटिंग ये कहां होगा वो कहां होगा, तो बिल्कुल आपको आंसर क्या बताना है कि रसिया में होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। वहां पर व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इस पूरी बैठक का जो लीडरशिप था, या कह सकते हो कि इस पूरी बैठक को जिसने होस्ट किया उनका नाम था सर्गेई शुइगु। ये जो सर्गेई शुइगु हैं ये रसिया के चीफ एडवाइजर हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे हमारे यहाँ के कौन है, अजीत डोभाल। इसके बाद दोस्तों अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट 2006 में पहली बार आता है और 2006 में 4 देश मिलकर इसको ब्रिक के नाम से बनाते हैं। वो 4 देश कौन कौन से होते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, जिसमें रसिया का पूरा इनिशिएशन होता है इस ग्रुप को बनाने में। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स बनाने के लिए पहला अप्रोच किस देश का था तो वो रसिया का था। तो रसिया ने 4 देशों को लिया, ब्राजील को, खुद को, इंडिया को और चाइना को। उन्होंने 2006 में इसको क्या नाम दिया, ब्रिक। फाइनली 2010 में इन्होंने एक और कंट्री को इसमें सबमिट किया जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। तो जब साउथ अफ्रीका 2010 में इसको ज्वाइन करता है तो इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। और तब से लेकर हर साल ब्रिक्स की बैठकें चल रही होती हैं। ब्रिक्स की जो पहली बैठक थी वो 2009 में हुई थी, बिल्कुल ये भी याद रखिएगा, रसिया में ही हुई थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो ब्रिक्स की बैठकें होंगी, मैं बार बार कह रहा हूं रसिया में होंगी, लेकिन पिछले बार की बैठक में एक बड़ा डिसीजन आया था कि इस ब्रिक्स समूह में 5 नए देशों को मेंबर के रूप में अनाउंस किया गया था। ये जो 5 नए देश जिन्होंने ब्रिक्स ज्वाइन किया था उसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये 5 देश। यहाँ एक्चुअल में बात तो 6 देशों की हो रही थी, अर्जेंटीना भी इसमें शामिल होना था, लेकिन अर्जेंटीना ने समय के पहले ही अपने को यहाँ से बाहर कर लिया। और यहाँ पे जो ये 5 देश दिख रहे हैं इसमें भी अभी तक सऊदी अरेबिया की तरफ से पूरा कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि वो ब्रिक्स का मेंबर है या नहीं है। तो आप अगर इस तरीके से मान लो कि कितने देश पिछले साल, यानी कि 1 जनवरी, ये पिछले साल वाली मीटिंग में फाइनल हुआ था और 1 जनवरी 2024 से ये पूरा का पूरा इन्फोर्स हो गया है कि ये 4 नए मेंबर इसमें आ गए हैं। वो 4 नए मेंबर कौन कौन से हैं, तो इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है और इसके अलावा यूएई है। अभी सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और इस बार देखिएगा ये लोगो है 2024 का, और पूरी की पूरी ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो सब रसिया के लीडरशिप में कराई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि जो ओजोन दिवस होता है ये हम लोग कितने तारीख को मनाते हैं। ये लगा लो आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल हम लोग 16 सितंबर को ओजोन डे यानी कि आज के दिन हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ओजोन परत को बचाने के लिए हम लोगों ने एक ट्रीटी या फिर कह सकते हो कि प्रोटोकॉल बनाया है जिसका नाम होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको बार बार देखने को मिलेगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब रेडी हुआ था वो डेट था दोस्तों, याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987। और इसी डेट के मेमोरी में या फिर कह सकते हैं कि ऑनर में हम लोग हर साल क्या करते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं।
मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है जहां पर बैठक हुई और वहां पे कुछ नियम कानून बनाए गए ओजोन परत को बचाने के लिए। तो ओजोन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम ये सारी चीजें समझेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार की जो थीम है, तो इस बार की ओजोन डे की थीम बिल्कुल याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। ये देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये इस बार की थीम है। अगर हम दोस्तों ओजोन लेयर की बात करें तो इसको बोला जाता है अर्थ का सेफ्टी कवर, या फिर कह सकते हो कि पृथ्वी का सुरक्षा एक तरह के आवरण या फिर छाता, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जितने भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है इनको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है और धरती पे आने नहीं देती है, क्योंकि अगर वो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें अगर धरती पे आएंगी तो कहीं ना कहीं वो लाइफ के लिए यानी कि जीवन के लिए खतरनाक होंगी। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे हम लोग बहुत सारी खतरनाक गैसें निकाल रहे हैं, जिसमें CFC सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और CFC में भी क्लोरीन, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसमें जो ये C यानी कि क्लोरीन है, ये सबसे खतरनाक है ओजोन परत में छेद करने के लिए। तो क्या होता है कि CFC गैस जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये धीरे धीरे ओजोन लेयर के पास पहुंचती है। ओजोन लेयर जो होता है, एक मिनट दोस्तों, ओजोन लेयर जो होता है वो हमारे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर वाले पोर्शन में होता है, जो समताप मंडल होता है वहां पे होता है। तो ये गैसें क्या होती हैं, क्लोरीन वगैरह वहां पहुंचती हैं और ओजोन परत को छिद्र कर देती है या फिर उसमें डिप्लेट कर देती हैं, जिसकी वजह से सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे पहुंचने लगती हैं और इससे बहुत सारे ह्यूमन डिजीज हो रहे हैं नए नए। इसमें स्पेशली स्किन कैंसर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये लगा लो कि इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। इसकी खोज पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर ब्रिटिश साइंटिस्टों ने देखा 1980s के डिकेड में, या कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 1985 में उन्होंने ये खोजा कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है। कहां पर उन्होंने पहली बार देखा डिप्लेशन? अंटार्कटिका के ऊपर। SSC पूछेगी कहां के वैज्ञानिकों ने देखा? ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद तुरंत इन लोगों ने उसको बचाने के लिए नियम कानून बनाया और वो जो नियम कानून ओजोन परत को बचाने के लिए है उसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जो 16 सितंबर को 1987 में रेडी हुआ था। और उसी डेट पर हम लोग हर साल ओजोन परत को बचाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन गैस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो 3 होता है और इसकी जो परत की जो मोटाई होती है, जो विड्थ होती है, वो डॉप्सन में मापी जाती है। ये 2 चीज और याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, ओणम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो कल यानी कि 15 सितंबर को केरला में ओणम नाम का त्यौहार मनाया गया। ओणम वहां का सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये साउथ इंडियन स्टेट केरला से रिलेट करता है। यह एक मलयाली हार्वेस्ट फेस्टिवल है। देखो इंडिया चूंकि एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, तो यहाँ के मोस्टली जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जब फसलें काटी जाती हैं तो उस खुशी में वहाँ के जो लोग होते हैं अपना एक एनुअली कुछ न कुछ त्यौहार मनाते रहते हैं। जैसे आसाम के लोग बिहू मनाते हैं, ऐसे बहुत हर स्टेट में कुछ न कुछ होता है। जैसे आप देखो तमिलनाडु वाले पोंगल मनाते हैं, तो ऐसे केरला वाले ओणम मनाते हैं। और ये जो ओणम का जो डेट होता है ये भाद्रपद महीने, यानी कि जो सावन के बाद हिंदी कैलेंडर में भादो का महीना आता है, तो ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। तो इस बार जो ओणम 2024 में है पड़ा वो 15 सितंबर को पड़ा, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ये जो ओणम मनाते हैं ये लोग अपने वहां के, इनके पूर्वज एक राजा थे किंग महाबली, उन्हीं के आगमन की खुशी में लोग मनाते हैं। तो बिल्कुल ये भी कई बार SSC पूछा भी है स्टैटिक जीके में या स्टेट सर्विसेज में, तो ये किंग महाबली का भी नाम याद रखिएगा। और इस ओणम वाले जो इवेंट होते हैं या फिर फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या करते हैं कि आप ये लगा लो कि बहुत सारे यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह या फिर कल्चरल एक्टिविटीज भी करते हैं, जिसमें स्पेशली देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नाव दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसको वल्लम वली बोला जाता है। इसके अलावा पुलिकली जो बाघ टाइप का, मतलब उसमें बाघ के वो पहन लेते हैं मुखौटे टाइप के और फिर डांस करते हैं। पुक्कलम, पुक्कलम मतलब फूलों की यहाँ पे रंगोली बनाई जाती है। ओनाथप्पन यानी कि पूजा करते हैं। ओणम काली, रस्सा कश्यप, थुम्बी थुल्लाल, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे स्पेशली जो वुमेन्स हैं वो डांस करती हैं। कुंभ टिकाली, मुखौटा नृत्य। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो इस फेस्टिवल के ड्यूरिंग मनाए जाते हैं।
आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।